Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the fourth video on Newton's laws of motion. In this video again we will solve some numerical problems. So let's begin with the numerical. This is our first problem. All the surfaces shown in the figure are assumed to be frictionless. The block of mass m slides on the prism, which in turn slides backward on the horizontal surface. Find the acceleration of the smaller block with respect to the prism. इसमें क्या कह रहा है कि ये स्मॉलर मास का जो ब्लॉक है वो जो प्रिज्म पे स्लाइड करेगा तो उसकी वजह से जो प्रिज्म है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगा. तो सपोज हम ये प्रिज्म का जो एक्सेलरेशन है कि कैपिटल ए मान लेते हैं, ये प्रिज्म का एक्सेलरेशन कैपिटल ए मान लेते हैं और ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन स्मॉल ए मान लेते हैं. अब ये क्या कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द प्रिज्म, मतलब स्मॉलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम प्रिज्म के रिस्पेक्ट में क्या होगा. तो जिसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालते हैं उसका एक्सेलरेशन हम स्मॉलर ब्लॉक को दे देंगे, ये स्मॉलर मास एम मास के ब्लॉक को दे देंगे तो हमको उसका एक्चुअल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म पता चल जाएगा. तो हम उसको वो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं, जो उसका एक्चुअल प्रिज्म का एक्सेलरेशन है उसका अपोजिट डायरेक्शन में हम ये ब्लॉक को उसका एक्सेलरेशन दे देंगे. अब हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में हमेशा फोर्सेस बैलेंस करते हैं. तो ये एक्सेलरेशन को जब हम ब्लॉक के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फोर्स मिल जाएगा. ये स्मॉल एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फोर्स मिल जाएगा. अब इस पे देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. इस पे लग रहा है इस पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन एन, इसका एम जी नीचे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड. अब देखते हैं कि फोर्सेस का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो ये एक्सेलरेशन स्मॉल ए इस ब्लॉक को प्रोवाइड कर रहा है. ये स्मॉल ए का एक्सेलरेशन जो नीचे आ रहा है वो किस फोर्स की वजह से आ रहा है. क्या ये नॉर्मल फोर्स की वजह से आएगा. देखो नॉर्मल फोर्स और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पे, तो नॉर्मल फोर्स का तो कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं इस डायरेक्शन में. तो यह बाय डिफॉल्ट बाय सिमेट्री हम देख सकते हैं कि ये एंगल जो है ये थीटा हो जाएगा. ठीक है. अब इस एम ए और एम जी का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है वो हम करते हैं. एम ए का हमको कॉस कंपोनेंट मिलेगा, एम ए कॉस थीटा, और एम जी का हमको साइन कंपोनेंट मिलेगा, एम जी साइन थीटा. ऊपर हमको आ जाएगा एम जी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एम ए साइन थीटा, यहाँ पे हमको एम ए साइन थीटा मिल जाएगा और इस डायरेक्शन में हमको मिल जाएगा एम जी कॉस थीटा. फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं. अब देखो ये हमारी पहली इक्वेशन है, एन प्लस एम ए साइन थीटा, एन प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा. सॉरी ये कॉस होगा, यहाँ पे कॉस कंपोनेंट आएगा एम जी का, एम जी कॉस थीटा, कॉस थीटा. इसको इरेज कर देते हैं. और हमारी ये पहली इक्वेशन आ गई है. इक्वेशन नंबर 2 हमारी हो जाएगी एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, जो हो जाएगा इक्वल्स टू स्मॉल एम एंड स्मॉल ए के बराबर. ये हमारी इक्वेशन 2 है. अब हम प्रिज्म का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. अब ये प्रिज्म इस कैपिटल ए एक्सेलरेशन से बैकवर्ड स्लाइड करेगा, तो हमको पता करना है कि फोर्सेस के कौन कौन से कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएंगे जो इसको ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे. तो इस पे देखते हैं कि ये क्या क्या लगाता है. ये खुद का जो मास एम जी नीचे लगाएगा, कैपिटल एम जी नीचे लगाएगा, और ये जो सरफेस है उस पर रिएक्शन आर ऊपर लगाएगा. अभी हमको पता था कि ये जो प्रिज्म है वो
ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा रहा था। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से जो ब्लॉक है वो भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा। वैसे सिमेट्री एंगल थीटा होगा, पता कर ले। एक सेकंड, अभी बताते हैं एंगल थीटा कैसे होगा। अभी हम इसको इरेज करके फिर से बताते हैं कि एंगल थीटा कैसे होगा। पहले ठीक है, ये mg जा रहा है नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है जो सरफेस प्रिज्म पर लगाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन R ऊपर लग रहा है, और ये जो ब्लॉक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ये लगाएगा। ठीक है, अब देखो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये पूरा एंगल 90 है तो ये थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे देखते हैं कि किस फोर्स का कंपोनेंट कैपिटल ए के डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे आएगा n साइन थीटा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे आएगा n कॉस थीटा। तो हमको n साइन थीटा ए के डायरेक्शन में मिल रहा है जो इसको ए एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये n साइन थीटा इक्वल्स टू कैपिटल M और कैपिटल A के बराबर आ जाएगा, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमको ये n की वैल्यू निकाल लेनी है इससे। कैपिटल M A अपॉन साइन थीटा, ये कैपिटल n की जो वैल्यू है वो हम जो बाकी के इक्वेशन हमने बनाए थे उसमें रखेंगे। अब वो इक्वेशन हम यहाँ पे फिर से कॉपी कर लेते हैं। एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू स्मॉल एम ए, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आई थी, और हमारी पहली इक्वेशन आई थी n प्लस स्मॉल m कैपिटल A साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। ये हमारी पहली इक्वेशन आई थी और ये हमारी दूसरी इक्वेशन आई थी। अब ये n की जो वैल्यू हमको मिली है एम ए अपॉन साइन थीटा, ये हम जब इसमें रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कैपिटल A की वैल्यू हमको मिल जाएगी। एम ए साइन थीटा प्लस स्मॉल एम ए साइन थीटा एम जी कॉस थीटा। अब ये कैपिटल है यहाँ से कॉमन ले लो, फिर आ जाएगा यहाँ m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, और इसको भेज दो इधर एम जी कॉस थीटा साइन थीटा, और हमको a की वैल्यू मिल जाएगी a इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। ये हमको कैपिटल A की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, और ये कैपिटल A की जो वैल्यू आई है हमको हमारी, वो हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो हमको स्मॉल a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये जो कैपिटल A की वैल्यू आई है वो हम अगर इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो क्या हो जाएगा, पहले ये m से m जितने भी है इक्वेशन नंबर 2 में उसको हटा दो, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a कॉस थीटा प्लस g साइन थीटा इक्वल्स टू a। अब a की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पे रख दो, a की वैल्यू आई है mg कॉस थीटा साइन थीटा,
फिर cos थीटा अपॉन कैपिटल M साइन स्क्वायर थीटा प्लस G साइन थीटा इक्वल्स टू A। यहाँ पे लिख लेते हैं हम mg cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा कैपिटल M प्लस M साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा G साइन थीटा इक्वल्स टू A। तो ये हमारी A की वैल्यू आ चुकी है, A इक्वल्स टू mg cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा प्लस G साइन थीटा। ये वैल्यू हमारी आ गई है और यही हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, बॉक्स में कर देते हैं। और यही है ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। ये है ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एस सी वर्मा से लिया गया है। पहला वाला क्वेश्चन भी एस सी वर्मा से लिया गया है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, फिगर शोज अ मैन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन। लाइट वेइंग मशीन, मशीन का कोई भी वेट नहीं है, ठीक है। केप्ट इन अ बॉक्स ऑफ मास 30 kg, जो जिस बॉक्स में वो वेइंग मशीन रखी है और जिस वेइंग मशीन के ऊपर जिस पे मैन खड़ा है वो बॉक्स का मास 30 kg दिया है। द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम अ पुली फिक्स्ड टू द सीलिंग थ्रू अ लाइट रोप। ये जो बॉक्स है वो पुली के थ्रू हैंग कर रहा है, जिसका एक एंड मैन ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम अ पुली फिक्स्ड टू द सीलिंग through a light rope, the other end of which is held by the man himself. If the man manages to keep the box at rest, what? अगर मैन इतना टेंशन फोर्स स्ट्रिंग पर लगा दे कि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर हो, मतलब एक्सेलरेशन ना हो और ये इतना खींच ले रहा है, इतना अपने तरफ वेट उसका खींच ले रहा है, बॉक्स का और खुद का भी। If the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? What force should he exert on the rope to get his correct weight on the weighing machine? तो इसमें क्या पूछ रहा है कि ये कितना टेंशन फोर्स स्ट्रिंग पर लगाए, ये नहीं, इस पे पूछ रहा है कि ये वेइंग मशीन इसका कितना वेट दिखाएगी अगर ये जो रोप है, जो स्ट्रिंग है, उसको खींच रहा है ताकि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर हो। तो चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले तो हम यहाँ पे बता देते कि यहाँ पे अगर टेंशन फोर्स T लग रहा है तो इस डायरेक्शन में भी टेंशन फोर्स T ही लगेगा, ठीक है। अब इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अच्छा हमको ये बता दो कि ये जो वेइंग मशीन है ये कौन सा वेट शो करती है। ये नॉर्मल जो हमारा सरफेस पे जो नॉर्मल इस पे लग रहा होगा वही वेइंग मशीन शो करेगी। तो अभी देखना आप लोग कि इसमें जो नॉर्मल आएगा वो डिक्रीज होके आएगा क्योंकि ये ऊपर डायरेक्शन में T लगा रहा है। अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। जैसे कि ये मैन का मैंने बना दिया है, यहाँ पे लिख दूं मैन, ठीक है। मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। अब देखते हैं मैन पे कितना फोर्सेस लग रहा है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। मैन वेइंग मशीन पे खुद का लगाएगा mg और ये नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन लगाएगा ऊपर और ये टेंशन T ऊपर लग रहा है
और पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 0 एंड दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन। ठीक है, तो अब हम जब फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो n प्लस टी इक्वल्स टू स्मॉल एम जी, और m की वैल्यू मास ऑफ द मैन इज गिवन 60 kg, तो 60 g आ जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है, अब हम ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो बॉक्स पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। बॉक्स का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बॉक्स पर, तो देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ये टी लग रहा है ऊपर, इसका खुद का mg नीचे लगेगा, बॉक्स का भी, और नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगेगा। अगेन वही चीज हो गई कि अगर बॉक्स उस मैन पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा रहा है तो मैन भी बॉक्स पर नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगाएगा। क्यों? न्यूटन के थर्ड लॉ से। ठीक है, अब इसके सारे फोर्सेस बैलेंस कर दो। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 0, मतलब इक्विलिब्रियम में है। टी माइनस एन माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, तो टी माइनस एन इक्वल्स टू 30g, क्योंकि बॉक्स का मास हमारा 30 दिया हुआ है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई है। सॉल्व कर लो। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, देखो हमको क्या मिलता है। 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा t माइनस एन प्लस टी इक्वल्स टू 90g मिल जाएगा, और ये n से n कैंसिल हो जाएगा तो 2t इक्वल्स टू 90g हो जाएगा। 2t 90g हो जाएगा तो t की वैल्यू हमको 45g मिल जाएगी। t की वैल्यू हमको 45g मिल जाएगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब यही t की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं तो हमको नॉर्मल रिएक्शन क्या मिल जाएगा। देखो t प्लस 45g इक्वल्स टू 60g। ठीक है, n इक्वल्स टू 60g माइनस 45, तो ये आ जाएगा हमारा 15g। अगर हम g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, अगर हम g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 150 न्यूटन। ठीक है, जो नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन लगा रही है, जो वेइंग मशीन का जो वेइंग मशीन शो करेगी वो हमको 150 न्यूटन दिखेगा, मतलब 15g। अब इसमें सेकंड केस क्या कह रहा है। सेकंड केस को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है सेकंड केस। व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन, ये तो पहला हो गया। व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन, मतलब वो कितना टेंशन फोर्स ऊपर लगाए ताकि उसको यहाँ पे जो वेइंग मशीन है वो करेक्ट वेट दिखा दे। मतलब नॉर्मल रिएक्शन हमको पता है कि 60g ही होना चाहिए क्योंकि उसका जो करेक्ट वेट है वो 60g है, और वेइंग मशीन हमको क्या दिखाती है, नॉर्मल रिएक्शन दिखाती है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो हमारा होगा वो 60g आएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि करेक्ट वेट 60g ही है। वेइंग मशीन को 60g ही दिखाना है। अब हमको फाइंड आउट करना है कि ये कितना टेंशन फोर्स लगाएगा ताकि उसको वो 60g उस मशीन पर दिख जाए। ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टम का कोई ना कोई एक्सीलरेशन आएगा, क्योंकि अगर हम सिस्टम का एक्सीलरेशन 0 मान लेते हैं तो हमको प्रीवियस केस ही मिल जाएगा, हमको उसका एक्चुअल वेट नहीं मिलेगा। हमको प्रीवियस केस में क्या मिला था, जब हम एक्सेलरेशन उसका 0 मान रहे थे तो हमको प्रीवियस केस में क्या मिल रहा था, 150 न्यूटन, जो कि उसका असली वेट नहीं है। तो सिस्टम का ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई एक्सीलरेशन आएगा। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। वही चीज़ है, सेम चीज़ है, बस सिस्टम को एक्सीलरेशन दे दो, थोड़ा ए ऊपर एक्सीलरेशन आ जाएगा उसका। तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बना लो। मैन का फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेंगे। तो मैन लगाएगा mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा और टेंशन ऊपर लगाएगा। हमको ये टेंशन फोर्स की वैल्यू पता करनी है। सपोज एक्सीलरेशन हमने a मान लिया है, ठीक है। अब इसका हम वो बना लेते हैं इक्वेशन, t प्लस n प्लस टी माइनस 60g इक्वल्स टू 60a। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई है। हमको हमको क्वेश्चन में दिया है कि हम वो वेग मशीन 60g ही शो करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही उसका एक्चुअल वेट है। तो यहाँ पे हम जब इस पे 60g लिख दे,
ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई है, ये हमारा मैन था। अब हम बॉक्स का बना लेते हैं। बॉक्स का क्या है, बॉक्स का देख लो, बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम देख लो। बॉक्स पे भी टेंशन टी ऊपर लग रहा है। अब वही कंसेप्ट है, नॉर्मल रिएक्शन इस पे भी नीचे लगेगा, क्योंकि मैन भी इस पे वही नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो टी डोमिनेट करेगा, माइनस एन माइनस एम जी इक्वल्स टू 30A ये इक्वेशन 2 है। अब इस पे देख लो, 60G प्लस टी माइनस 60G इक्वल्स टू 60A। ठीक है, ये 60G से 60G के चला जाएगा, टी हमारा आ जाएगा 60A। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, और t माइनस एन इक्वल्स माइनस 30G इक्वल्स टू 30A और 30A, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो 60G है। 60G माइनस 30G इक्वल्स टू 30A। और ये टेंशन की वैल्यू हमारी आई है 60A। 60A माइनस 30A इक्वल्स टू 90G। तो हमको क्या मिल जाएगा, A की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3G। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो A की वैल्यू 3G आ जाएगी। ठीक है, अब हम ये टेंशन की जो एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, तो 60 इंटू 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 1800 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 1800 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, यही फोर्स मैन लगाएगा रोप पे, तो उसको एक्चुअल वेट वेइंग मशीन पर शो होगा उसका। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने क्लेपनर से उठाया है, क्लेपनर मैकेनिक्स की बुक है, और उससे मैंने ये क्वेश्चन उठाया। देखो इस पे क्या कह रहा है, A pedagogical machine is illustrated in the sketch above. All the surfaces are frictionless. What force must be applied to M1 to keep M3 from rising or falling? ये जो फोर्स F इस डायरेक्शन में दिख रहा है, वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए ताकि ये M3 जो है वो स्टेशनरी हो जाए, ऊपर भी ना जाए नीचे भी ना जाए, और ये जब इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी सूडो फोर्स की वजह से सूडो फोर्स उसको अपोजिट मिलेगा, और ये M3 M1 से हर टाइम अटैच्ड रहेगा। हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। चलो सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अब M2 का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। M2 पे कौन कौन से फोर्सेस एक्चुअल में लगेंगे। ठीक है, M2 पे कौन कौन से फोर्सेस एक्चुअल में लगेंगे। M2 ले लिया हमने। ये M2 पे ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगाएगा N2। यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन देख लो सब लोग। टेंशन की डायरेक्शन ये यहाँ पे T आएगी, और यहाँ पे आएगी T, और ये पूरा ये जो M1 है ये A एक्सेलरेशन से जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या लगता है इस पे। टेंशन लग रहा है T, M2G नीचे लग रहा है, M2G नीचे लग रहा है, और ये यहाँ पे क्या लग रहा है, उसका एक्सेलरेशन पीछे लग जाएगा, सूडो फोर्स का कंसेप्ट। ठीक है, और फिर मास आएगा बॉडी का खुद का। ठीक है, ये सारे फोर्सेस को बैलेंस करो तो आ जाएगा N2 इक्वल्स टू M2G, और ये T हमारा आ जाएगा M2A। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब नाउ सी M3 ब्लॉक M3 को देखो। ब्लॉक M3 पे क्या क्या लग रहा है उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। अब M3 को देखो, M3 पे टेंशन T ऊपर लग रहा है,
एन कांटेक्ट में होगा M1 के, तो N3 उसको ये कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा। अगर देखो लॉजिकल सी सिचुएशन है, देखो फोर्स अगर आगे लगेगा तो उस पर सूडो फोर्स पीछे लगेगा, जिसकी वजह से वो कांटेक्ट पे आएगा, और कांटेक्ट पे आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है आएगा ही आएगा, वो नॉर्मल रिएक्शन N3 होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब इस पे देखो क्या लग रहा है, सूडो फोर्स देखो कहाँ लग रहा है, ये M3A, ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा N3G, और ये हमारा ब्लॉक M3 है, M3। अब ये N3 इक्वल्स टू M3A और T इक्वल्स टू M2G, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी, देखो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 आर देखो सेम है, टी की वैल्यू ही दोनों में दी हुई है। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को इक्वेट कर दे तो क्या आ जाएगा, हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी, ये यहाँ M3G आएगा, ठीक है, M3G। तो इक्वेशन 4 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, जिसकी वजह से हमको मिल जाएगा M2A इक्वल्स टू M3G, A इक्वल्स टू M3G अपॉन M2। ये हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई है, इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको मिल गई है, या फिर इसको इक्वेशन में क्या लिखोगे, इसको ऐसे ही रहने दो बॉक्स में। अब फ्री बॉडी डायग्राम हम M1 का बनाते हैं, M1 थोड़ा बड़ा है तो M1 हम थोड़ा बड़ा बना देंगे, ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम हम M1 का बनाते हैं। देखो इस पे कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है, कैपिटल N ऊपर लग रहा है, कैपिटल N मतलब सरफेस पे रखा है तो सरफेस भी उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इस पे लगेगा M1G, नीचे ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F, और यहाँ पे आएगा हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर वो लगाएगा N3 उस पर, तो M3 अगर उस पर N3 कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी लगा रहा था उस पर N3 कॉन्टैक्ट फोर्स M3 पर। ये M1 का फ्री बॉडी डायग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पुली अटैच थी, और पुली, और हमको पता है कि टेंशन हमेशा उसमें आता है, पेयर में आता है, और क्योंकि पुली अटैच्ड है और इससे, तो यहाँ पे भी इसका फोर्स हम काउंट करेंगे, तो टेंशन इस डायरेक्शन में ले लेंगे और एक टेंशन इस डायरेक्शन में ले लेंगे, पेयर में आता है, पहले ही बता चुकी हूँ टेंशन हमेशा पेयर में आता है, ठीक है। ये यहाँ पे पुली अटैच्ड है तो टेंशन यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब देखो फोर्सेस को बैलेंस करो, ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, F माइनस टी, ये वाला फोर्स F माइनस टी माइनस N3 इक्वल्स टू M1A, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 होगी, इक्वेशन नंबर 5 होगी, ठीक है। अब हम T की वैल्यू, N3 की वैल्यू पिछले वाली इक्वेशन से पिछले वाली इक्वेशन से जो हमको मिली है, T की वैल्यू N3 की वैल्यू वो इसमें रख देंगे। T की वैल्यू M2A है और N3 की वैल्यू M3A है, T की वैल्यू M2A है, F माइनस M2A माइनस M3A इक्वल्स टू M1A, और ये आ जाएगा F इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3A। ए की क्या वैल्यू आई थी हमारी, ए की वैल्यू आई थी हमारी, ए की वैल्यू आई थी M3 अपॉन M2G, तो हम इस पे रख देते हैं M3 अपॉन M2G, M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन M2 ये G, ये हमारा फोर्स लगना चाहिए। देखो हमारी सारी वैल्यूज उसी वेरिएबल्स में आई है जो हमको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, हम कोई अननोन वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में हमको जो दिया रहता है हमको उसी के टर्म्स में आंसर निकालना होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्लैपनर का क्वेश्चन था, ठीक है।
मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किसी भी बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये मुझे ठीक ठाक लगा तो मैंने ले लिया इस क्वेश्चन को। अब इसको देखते हैं इसको करना कैसे है। ठीक है, इसको करना कैसे है। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे टेंशन आ जाएगा T, यहाँ पे टेंशन T और यहाँ पे टेंशन T प्राइम आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग डिफरेंट है तो हम सेम टेंशन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेंशन का कंपोनेंट कर दो, कंपोनेंट कर दोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2t sin 45 और ये कॉस कंपोनेंट t cos 45 t cos 45। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा। और यहाँ पे mg नीचे लग रहा है। बैलेंस करो फोर्सेस, बैलेंस करोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2t sin 45 1/√2 इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो t हो जाएगा हमारा mg/√2। ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो ये हम इसका बना लेते हैं, किसका, कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम देखना। ठीक है, ध्यान से देखना, कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे लग रहा है T प्राइम और ये एंगल दिया है इन्होंने थीटा, इसका mg नीचे लग रहा है, कैपिटल mg नीचे लग रहा है और ये इससे अटैच्ड है तो इस पे लगेगा t प्राइम। टेंशन ऑलवेज t प्राइम नहीं t लगेगा, सॉरी हाँ यहाँ पे आएगा t प्राइम। तो टेंशन हमेशा पेयर में आता है, तो टेंशन पेयर में आता है तो इसका पेयर यहाँ पे लग जाएगा। अब देखो कंपोनेंट करो फोर्सेस के, टेंशन का कंपोनेंट करो, ये आ जाएगा t प्राइम साइन थीटा, t प्राइम साइन थीटा, इधर आ जाएगा t प्राइम कॉस थीटा और इधर ये एंगल देखना 45 आएगा। देखो सॉरी हाँ, देखो यहाँ पे अगर ट्रायंगल बना लो तुम, ये 90 हो जाएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है 45 ही आएगा। तो ये 45 आ गया हमारा। अब हम इसका भी कंपोनेंट कर लेंगे, कंपोनेंट कर लेंगे तो ये देखो कंपोनेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा t साइन 45 साइन 45 और ये आ जाएगा हमारा t cos 45 t cos 45। अब इक्वेशन बनाओ, देखो बैलेंस करो कौन कौन सा बैलेंस हो रहा है। देखो t प्राइम साइन थीटा इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस t cos 45, ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी देखो t प्राइम cos थीटा इक्वल्स टू t साइन 45, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट tan थीटा इक्वल्स टू mg अपॉन t√2 प्लस 1। और हम यहाँ से t की वैल्यू जब इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, t की वैल्यू हम जब इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखना क्या आएगा। t की वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू कैपिटल mg और ये आ जाएगा m स्मॉल m अपॉन √2। एक सेकेंड, √2 कुछ तो मैंने मिस आउट किया है, कुछ तो मिस आउट किया है, क्या मिस आउट किया है। mg cos 45, t की वैल्यू mg अपॉन √2 आई थी और फिर हम यहाँ पे √2 भी तो था, t/√2 था तो यहाँ पे √2 भी तो था प्लस 1। तो ये tan थीटा आएगा हमारा 2 कैपिटल M थीटा, 2 कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस 1 और ये आ जाएगा ये
पहला। तो ये इन टोटल में हम लोग ने 4 क्वेश्चंस किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये एस सी वर्मा और क्लेपनर का दो क्वेश्चन हमने एस सी वर्मा से किया है, एक क्वेश्चन हमने क्लेपनर का लिया है, एक मैंने लिया था जो मुझे लगा कि ठीक ठाक है तो ले लिया। If you have learned anything from this channel, please subscribe my channel, like it and share like my video and share it, and do let me know in the comment box if you have any doubt regarding the question, and let me know this also, that you like short video or short video with 2-3 problems, or I should start making long videos with more and more problems। ये मुझे comment box में बता देना, ठीक है। Thanks for watching. Keep learning.